हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले सेशन तक हम लोग बिहार का जितना इतिहास था, बिहार का तथ्य जो था वो सब हम कवर किए हम लोग, ठीक है। और यहाँ से हम लोग बात करेंगे बिहार का भूगोल के बारे में, जो कि आने वाले 69th बीपीएससी बिहार टीचर और बिहार एसएफ, बिहार दरोगा और जो भी इसके अलावा कोई एग्ज़ाम बिहार के लेवल का है तो सब में आप लोग को बहुत फ़ायदेमंद पहुँचाने वाला है ये क्लास, ठीक है। तो ध्यान से बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार का भूगोल। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, बिहार को भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है। अगर पूछा जाए भौगोलिक रूप से कैसा राज्य है बिहार, तो एक मैदानी राज्य है। यह गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र से विंध्याचल पहाड़ी जो है एवं धरवार के चट्टानी क्षेत्र तक ये विस्तृत है, ठीक है। उत्तर में जो है नेपाल के तराई क्षेत्र है। बिहार पूर्वी भारत में स्थित राज्य है। बिहार अगर पूछा जाए कौन भारत के अंतर्गत आता है, तो ये पूर्वी भारत के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, जो भौगोलिक रूप से 3 भागों से विभाजित है। कितना? भौगोलिक रूप से 3 भागों से विभाजित है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कितने भाग में विभाजित किया है बिहार के मैदान को, ठीक है, या बिहार प्लेट को। यहाँ पे जब भी दिक्कत हो एक बार मैप आप लोग ज़रूर देखिएगा बिहार का। बिहार का भौगोलिक विभाजन है 3 तरह से। पहला है कि पर्वतीय, जिसको या फिर तराई क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा विभाजन है मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। तीसरा कहा जाता है पठार क्षेत्र। तो पर्वतीय या तराई क्षेत्र जो है उसमें सोमेश्वर की पहाड़ी आ जाता है, जो कि चंपारण में है। रामनगर दून आ जाता है, ये भी चंपारण में है। दून घाटी और ये भी चंपारण में। तो ये सब जो डिवीज़न आ जाता है ये आ जाता है पर्वतीय या फिर तराई क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र को कह सकते हो उत्तरी गंगा का मैदान, ठीक है। उत्तरी गंगा का जो मैदान है, गंगा से उत्तर वाला पार्ट है, उसको कहा जाता है। और दूसरा पार्ट इसको में बांटा गया दक्षिणी गंगा का पार्ट, गंगा का मैदान। तो उत्तरी दक्षिण दोनों तरफ हो गया। फिर पठार में आता धरवार चट्टान और विंध्य चट्टान। तो इतने सारे 3 भाग में बांटा गया। ये 3 भाग को पुनः जो है बांटा गया है। तो इसको एक बार देखिएगा आप लोग मैप में, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं मैप में नीचे में। और आप लोग के पास कोई बड़ा सा मैप हो तो एक बार लोकेशन ज़रूर देखिएगा इस सब का, कहाँ से कहाँ तक है। चलिए देखिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको दिख रहा होगा, यह है पश्चिम चंपारण। यहाँ पे है सोमेश्वर की पहाड़ी। उसके नीचे आइएगा तो दून घाटी मिलेगा। उसके नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा रामनगर दून, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा उत्तर और बिहार बॉर्डर पे घाघरा नदी है। और ये घाघरा गंडक डोआब कहा जाता है। 2 नदियों के बीच का जो मैदानी भाग है उसको डोआब कहा जाता है। ये हो गया आपका गंडक नदी। और उसके बाद सबसे नीचे में आइएगा तो यहाँ पे गंगा सोन डोआब आपको दिखेगा। तो देखिए ये गंगा नदी हो गया और इधर से हो गया सोन नदी। तो ये इसको कहा जाएगा गंगा सोन डोआब। ये सोन नदी है जो कि पटना में आके मिल जाती है गंगा से, ठीक है। उसके बाद देखिए ये पटना और गया वाले क्षेत्र है जिसको मगध का मैदान कहा जाता है। उससे नीचे आ जाइएगा, मतलब बिहार में गया के सबसे दक्षिणी भाग में आइएगा तो यहाँ पे दक्षिणी पठार का भाग कहा जाता है ये। फिर यहाँ पे भागलपुर और बांका के तरफ का मुंगेर के साइड में यहाँ अंग मैदान है। फिर ये नदी है महानंदा, सबसे पूर्वी नदी बिहार में है महानंदा। ये महानंदा का मैदान कहा जाएगा। महानंदा और कोसी के बीच का जो मैदान है उसको कहा जाएगा कोसी महानंदा डोआब। फिर उसके बाद ये गंगा नदी बिहार को लगभग 2 भाग में बांटती हुई बंगाल में पहुंचती है। और ये गंडक नदी से लेकर कोसी नदी के बीच का जो भाग है इसको कहा जाता है गंडक कोसी डोआब, ठीक है। तो आप लोग एक बार मैप पे, बड़े वाले मैप पे ये लोकेशन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो बिहार को 3 भाग में जो बांटा गया था, तो सबसे पहला भाग था पर्वतीय या फिर तराई क्षेत्र उसको कहा जाता है, जो कि पश्चिम चंपारण के आसपास के इलाकों को हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा पर्वतीय या फिर तराई क्षेत्र बिहार के उत्तरी पश्चिम सीमा भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है। मतलब ये सब जो पार्ट है जो पश्चिम चंपारण में, ये सब क्या है, हिमालय के ही पार्ट है। शिवालिक रेंज के अंतर्गत ये सब आता है। इसका कुल क्षेत्रफल का अगर हम लोग बात कर ले कि तराई या पर्वतीय क्षेत्र कितना है बिहार में, तो 932 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसका मुख्य रूप से
पश्चिम चंपारण जिले में है, जो भी हम बताए भी थे आप लोगों को, मैप पे देख लीजिएगा आप लोग। इसे 3 उपवर्ग में विभाजित किया गया है। पहला उपवर्ग है सोमेश्वर श्रेणी, दूसरा उपवर्ग है रामनगर दून, और तीसरा उपघाटी है दून घाटी। ठीक है, तो सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ? त्रिवेणी संगम पर यह नेपाल और बिहार के सीमा पर निर्धारित करता है, जिसकी ऊंचाई जो है सबसे ज़्यादा 874 मीटर की ऊंचाई पर है। समुद्र तल से अगर हम लोग बात करें तो यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी पूछा जाता है बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सोमेश्वर की श्रेणी है, और ये कहाँ पे है? ये पश्चिम चंपारण में है। दूसरा उप विभाजन है रामनगर दून। इसका विस्तार जो है हरहा घाटी में है, और इस क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई है 240 मीटर की ऊंचाई है। तीसरा है दून घाटी। इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर दून के बीच वाला जो पार्ट है उसको कहा जाता है दून घाटी। इस घाटी को हरहा घाटी भी कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा, दून घाटी का ही दूसरा नाम है हरहा घाटी। दूसरा है मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र जो है बिहार के कुल भूभाग का 90% भाग जो है मैदानी है बिहार का। इस मैदानी भाग का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा किया गया है। इस मैदान के मध्य से गंगा होकर बहती है, और गंगा नदी की अवस्थिति के आधार पर इसे 2 उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला उपवर्ग है उत्तरी गंगा का मैदान, ठीक है, जो कि गंगा नदी से ऊपर वाले पार्ट है। इसको देख लेते हैं हम लोग। गंगा नदी से उत्तर में नेपाल सीमा तक इसका विस्तार है। इस मैदान का ढाल जो है उत्तर से दक्षिण की ओर है, तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस मैदानी भाग को 3 डुआब में बांटा जा सकता है। डुआब का अर्थ तात्पर्य यह है कि 2 नदियों के बीच का मैदान, ठीक है। तो इसको कैसे बांटा जा सकता है? घाघरा गंडक डुआब कह सकते हैं, और गंडक कोसी डुआब कह सकते हैं, कोसी महानंदा डुआब। तो उत्तरी बिहार को 3 भाग में बांटा गया, और जो कि जो रीजन है घाघरा और गंडक के बीच में, तो घाघरा गंडक डुआब कहा गया, और गंडक कोसी के बीच में जो रीजन है उसको गंडक कोसी डुआब कहा गया, और जो कोसी महानंदा के बीच का पार्ट है उसको कहा गया है कोसी महानंदा डुआब। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि दक्षिणी गंगा का मैदान, ठीक है, जो गंगा से दक्षिण की तरफ स्थित है उसको दक्षिणी गंगा का मैदान कहा जाएगा। गंगा नदी की दक्षिण के पहाड़ियों क्षेत्र को मध्य दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है। उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है, मतलब कि नॉर्थ बिहार जो है ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू साउथ बिहार, ठीक है। इसका निर्माण गंगा के अतिरिक्त पठारी नदियों से हुआ है। इसको भी 3 उपवर्ग में बांटा जा सकता है, जैसे गंगा और सोन वाले डुआब। उसके बाद मगध का मैदान, जो गया पटना वाले जो रीजन है उसका, और उसके बाद अंग का मैदान, जो कि भागलपुर और मुंगेर और बांका वाले रीजन है, उसको कहा जाएगा अंग का मैदान। एक बार बड़ा वाला मैप पे जरूर देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं पठार। बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, याद रखिएगा किस सीमा पर? दक्षिणी सीमा पर क्या है? पठार और पहाड़ी क्षेत्र है, जो कि झारखंड से सीमा साझा करते हैं। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र में 2 क्रम की चट्टानें अवस्थित है। एक है धरवार की चट्टानें और दूसरा है बिंद चट्टानें। तो धरवार की चट्टानें का जो एक्सटेंशन है वो मुंगेर, जमुई, नवादा, गया आदि में है, और बिंद चट्टान की जो एक्सटेंशन है ये है कैमूर और रोहतास में है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की अगर हम लोग बात कर ले तो बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौड़ या मन कहा जाता है। गंगा के मैदान बाढ़ क्षेत्र के बचने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को दियारा कहा जाता है, ठीक है, दियारा प्रदेश कहा जाता है। उत्तरी गंगा मैदान में कई मन या चौड़ है, गोखुर झील के रूप में पाए जाते हैं। आगे है दक्षिणी गंगा मैदान के तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल क्षेत्र कहा जाता है। उत्तरी गंगा का मैदान जो है बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है, और दक्षिण बिहार जो है ये सुखाड़ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। एक सेकेंड, अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रकार, निर्माण, क्षेत्र एवं विशेषता। तो देखिए धरवार श्रेणी जो है ये प्री कैम्ब्रियन जो रीजन का माना जाता है कि उस टाइम में इसका फॉर्मेशन हुआ। इसका जो फैलाव है
मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर में इसका जो भी पर्वत देख रहे हैं वो प्री कैम्ब्रियन पीरियड में इसका उत्पत्ति हुआ है, जो कि धरवाड़ क्षेत्र हम लोग इसको कहते हैं। बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र यही है। ठीक, उसके बाद दूसरा है विंध्य। ये भी प्री कैम्ब्रियन पीरियड में इसका फॉर्मेशन हुआ है। इसका जो है एक्सटेंशन कैमूर, रोहतास के आसपास आप कह सकते हो उसको। दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है। सीमेंट उद्योग एवं चूना पत्थर के लिए ये जो क्षेत्र, तो ये जो है तीसरे नंबर पे टर्शियरी, ये जो है यहाँ पे प्लिस्टोनी, इसका जो फॉर्मेशन हुआ है प्लिस्टोनी युग में हुआ है, काल में हुआ है, जो कि पश्चिम चंपारण में फैले हुए हैं। सोमेश्वर पहाड़ी स्थिति क्षेत्र वाले हैं और सबसे नवीनतम पहाड़ी क्षेत्र है ये। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए सोमेश्वर पहाड़ी का फॉर्मेशन किस काल में हुआ है, तो इसमें आप कह सकते हैं प्लिस्टोनी काल में हुआ है। उसके बाद है क्वाटरनरी, ये भी प्लिस्टोनी एवं होलिसीन काल में हुआ है। ये गंगा का मैदान के क्षेत्र को कहा जाता है। बिहार का अधिकांश भाग जो है मैदानी क्षेत्र में, लगभग 90% से ज़्यादा की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है ये क्षेत्र। चले हैं बिहार की जलवायु के बारे में। तो यहाँ दिया हुआ है कि किसी क्षेत्र के दीर्घकालीन मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहा जाता है। तो बिहार की जलवायु जो है उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। बिहार के जलवायु को प्रभावित निर्धारित करने वाला प्रमुख कारण जो है निम्नलिखित है, जो आगे पहला पेज में हम बता रहे हैं। कारण है कि देखिए क्या क्या कारण हो सकता है, उसको इफेक्ट कर सकता है। अक्षांशीय स्थिति कैसा है, मतलब लोग किस लोकेशन पे, किस अक्षांश पे वो है। ठीक है, उसके बाद बिहार के उत्तर में हिमालय है, तो हिमालय पर्वत भी प्रभावित करती है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी से कितनी दूरी पर है, ये भी प्रभावित करती है। उसके बाद मानसून का प्रकार कैसा है, ये सब इत्यादि जो है उसको मानसून को प्रभावित करेगा। बिहार के उत्तरी भाग एवं दक्षिणी भाग के भौगोलिक दशा में अंतर के कारण विभिन्न भूगोल वक्ताओं ने बिहार की जलवायु का अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। इससे भी क्वेश्चन रहता है बीपीएससी में। ये संकेत एकदम आप लोग याद रख लीजिएगा। देखिए जलवायु का जो प्रकार है, जो बांटा गया है, पहले बांटा गया है कोपेन के द्वारा। तो कोपेन कहा कि उत्तरी बिहार का जो जलवायु क्षेत्र है CWG होता है और दक्षिणी बिहार का जो जलवायु है वो AW होता है। ठीक है, ये कोपेन के अनुसार। दूसरा है टिवार्था के द्वारा जो बांटा गया है, तो ये कहा उत्तरी बिहार का जो जलवायु होता है CAW होता है और दक्षिणी बिहार का जो जलवायु है वो AW होता है। देखिए इसके फुल फॉर्म पे मत जाइए, बस जैसे है एज इट इज इसको रट लीजिए आप लोग। थॉर्नवेट के द्वारा कहा गया है कि उत्तरी पश्चिम संकीर्ण क्षेत्र में जो बिहार का जलवायु होता है CBW होता है और शेष बिहार का जलवायु जो होता है वो CAW होता है। तो ये सारे लोग, 3 लोग जो है बिहार के जलवायु के बारे में ये संकेत दिया है। ठीक है, बिहार में सामान्यतः 3 ऋतुएं होती है। अब देखिए 3 ऋतु कौन कौन से होती है। पहला होता है ग्रीष्म ऋतु। जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है तब तापमान में वृद्धि और वायु दाब में कमी आने लगती है। यह मार्च से मध्य जून तक की स्थिति बनी रहती है, जिसको ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। इस मौसम में पश्चिम और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती है, जिन्हें लू कहा जाता है। इस मौसम में तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस होता है और सबसे गर्म स्थान जो है बिहार का गया है, जो कि 47 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण वर्षा होती है, जिसे नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी भी कहा जाता है। उसके बाद है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु कब है? मध्य जून से लेकर अक्टूबर मध्य तक वर्षा ऋतु रहता है बिहार में। ठीक है, बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में होता है। बिहार में जुलाई एवं अगस्त से अधिक वर्षा होती है और बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर की होती है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा है किशनगंज में, जो कि 205 सेंटीमीटर होता है और सबसे कम वर्षा होता है कहाँ पे? औरंगाबाद में, जो कि 101 सेंटीमीटर ही होती है। तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ? किशनगंज में, और सबसे कम कहाँ पे? औरंगाबाद में होता है। दक्षिणी बिहार की बात कर लें तो बिहार के दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है।
अगर पूछा जाए दक्षिण पश्चिम मानसून में बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ से होती है, तो बंगाल की खाड़ी वाला शाखा से होती है। और बिहार में उत्तरी भाग में अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जिसके कारण उत्तरी बिहार जो है बाढ़ से तथा दक्षिणी बिहार जो है सूखा भाग से प्रभावित होती है। तीसरा ऋतु है शीत ऋतु। इसका काल मध्य अक्टूबर से लेकर फरवरी तक बना रहता है। मानसून लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। बिहार में दिसंबर एवं जनवरी माह में सर्वाधिक ठंडक वाला ये महीना है। और सर्वाधिक ठंडा जो होता है बिहार में वो है गया जिला। तो सबसे गर्म भी जो डिस्ट्रिक्ट है वो गया ही होता है, और सबसे ठंडा डिस्ट्रिक्ट भी है वो भी गया ही है। दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है, कारण पश्चिम एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है। अगर पूछा जाए, देखिए बेसिकली ये दिल्ली वगैरह में होता है, जो उत्तरी भारत में होता है, इसमें जो होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बारिश होता है, उसी के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है तो बिहार के में हल्का वर्षा होता है ठंडा में। ये वर्षा जो है रबी फसल के लिए बहुत लाभदायक होता है। अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक है, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है कि बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र। अब देखिए कृषि जलवायु क्षेत्र में कैसे विभक्त किया है बिहार को, देख लेते हैं हम लोग। बिहार में कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु के क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। दक्षिण बिहार के तीसरे वर्ग को 2 उपवर्ग में विभाजित किया गया है। अब यहाँ पे हम लोग मैप में देखते हैं, जलवायु क्षेत्र को 3 भाग में विभाजित किया गया। पहला जोन 1 है, यहाँ पे जोन 2 है, और यहाँ पे जोन 3, और ये गया वाला में जोन 3B है, ठीक है। सॉरी 4 भाग में बांटा गया है। वैसे 3 भाग कह सकते हैं, इसको AB कर दिया है। तो देखिए इसके अंतर्गत ये आता है पश्चिम चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, ये आता है जोन 1 में। फिर उसके बाद ये वाला पार्ट आप लोग को दिख रहा होगा, ये आता है जोन 2 में, ठीक है, जिसमें आप डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए। उसके बाद ये आता है जोन 3A में, ठीक है, ये भागलपुर वाले क्षेत्र जो है जोन 3A में आता है। और उसके बाद आप लोग ये कैमूर, बक्सर और पटना वाले जो रीजन है, नवादा, गया, ऐसे ये आता है जोन 3B में। तो ये जो है 3 भाग में आप कह सकते हैं इनको बांटा गया है। तो जिसमें उत्तर भारत को उत्तर बिहार का जोन 1 एंड जोन 2 में बांट दिया गया है, और दक्षिण बिहार का 2 पार्ट में बांट दिया गया है, जोन 3A एवं 3B। डिस्ट्रिक्ट आते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया है तो हम लोग फिर से देख लेंगे। पहला क्रम में आता है जोन 1, इसमें 13 डिस्ट्रिक्ट कुल कवर है, जो कि पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, शिवहर है, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान है, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं वैशाली है, समस्तीपुर एवं बेगूसराय है। जोन दूसरा है, इसमें 8 डिस्ट्रिक्ट कवर होता है, सुपौल, अररिया, किशनगंज एवं सहरसा, उसके बाद कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया एवं मधेपुर। जोन 3A में है, 6 डिस्ट्रिक्ट कवर किया गया है, भागलपुर, बांका, मुंगेर और शेखपुरा, लखीसराय। जोन 3B में 11 डिस्ट्रिक्ट कवर्ड है, बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नवादा, कैमूर, रोहतास एवं गया एवं नवादा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषता क्या है, और उसके सारणी से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो जोन 1 जो है ये कहाँ, उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र, जो चंपारण वाले क्षेत्र है, गंगा नदी से ऊपर वाले पार्ट, उसकी बात करेंगे। इस क्षेत्र में औसत वर्षा रिकॉर्ड किया गया है 104 से 145 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। यहाँ खादर मिट्टी का प्रधानता है, तो याद रखिएगा खादर मिट्टी जोन 1 में पाया जाता है। मुख्य फसल के लिए यहाँ कौन कौन सा उगाया जाता है, तो गन्ना, धान, गेहूँ, अरहर एवं मक्का उपजाया जाता है यहाँ। जोन 2 में है, इस क्षेत्र में औसत वर्षा है 120 से 140 सेंटीमीटर है। ये कौन सा बिहार है, पूर्वी उत्तर वाले बिहार वाला पार्ट का इस जोन 2 रखा गया है। इसमें मुख्य फसल जो होता है जूट, धान, चाय, मक्का आदि उपजाया जाता है। इसके बाद जोन 3 के अंतर्गत आता है, इसमें 95 से लेकर 115 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। यहाँ बांगर मिट्टी पाई जाती है, और मुख्य फसल यहाँ गेहूँ, दाल, अरहर, चना वगैरह उपजाया जाता है। अफवाह तंत्र की नदियों की बात करेंगे यहाँ पे। बिहार की नदियाँ, बिहार अफवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ नदियों एवं उसकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है।
अववाद तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, एक है हिमालय नदी और एक है पठारी नदी। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। हिमालय नदी में कौन कौन से आते हैं या क्या इसके एडवांटेज है, तो ये सदा नीरा या साल भर इसमें जल रहता है, लेकिन पठारी नदी में साल भर इसमें वर्षा पे आधारित होता है, साल भर इसमें पानी नहीं रहता है। ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, लेकिन ये दक्षिण से कहाँ, उत्तर की ओर बहेगी ये नदी। ये नदियाँ पूर्ववर्ती नदी होती है, ये नदियाँ है अनुवर्ती नदी होता है। ये नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती है, ये नदियाँ छोटे छोटे डेल्टा बनाती है। ठीक है, ये मार्ग परिवर्तन एवं गोखुर झील बनाने वाली नदियाँ हैं और ये जो है सीधी गमन करने वाली नदियाँ हैं। अत्यधिक जल संग्रहण करने के कारण बाढ़ आने का जो है एक मेन कारण है। बाढ़ की संभावना बहुत कम होती है नदी में। इस हिमालय नदी के अंतर्गत गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती रख सकते हैं हम लोग हिमालय नदी के कैटेगरी में, जिसका उत्पत्ति हिमालय क्षेत्र से होता है। दूसरा है पठारी नदी, इसमें सोन, पुनपुन, फाल्गु, अजय आदि नदी आते हैं, जिनका उत्पत्ति जो है पहाड़ी क्षेत्र से होता है। लोकेशन देखेंगे कि कौन नदी का लोकेशन कहाँ है, तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले गंगा देख लीजिए, जो बिहार के जो है लगभग 2 पार्ट में बांटती हुई वेस्ट बंगाल में पहुँच गई है। फिर सबसे अगर बात करें तो पश्चिमी नदी जो है ये कौन, यहाँ पे घाघरा नदी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पे कर्मनाशा नदी है। ठीक है, अब अलग अलग नदी का अलग अलग अपना एडवांटेज है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। इससे ऊपर आप देखे होंगे गंडक नदी, इससे ऊपर देखिए आप बूढ़ी गंडक दिखेगा, फिर यहाँ पे दिखेगा बागमती। ठीक है, फिर यहाँ पे कमला, फिर यहाँ पे कोसी, फिर यहाँ पे महानंदा। ठीक है, और यहाँ से मेची नदी आके बिहार में मिल जाता है, तो ये हो गया उत्तर भारत की नदी। फिर आगे उत्तर भारत बोल रहे, उत्तर बिहार की नदी। दक्षिण बिहार में आएंगे तो यहाँ पे कर्मनाशा आपको दिखेगा, यहाँ पे सोन, यहाँ पे पुनपुन, यहाँ पे निरंजना, और इसको फाल्गु नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक नदी मिलता है मोहाना नदी जब निरंजना नदी में मिल जाती है तो फाल्गु नदी के नाम से वहाँ से बहती है। फिर यहाँ पे क्यूल नदी दिखेगा, और यहाँ पे एक नदी है, ये अजय करके नदी है। तो ये हो गया उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की नदी। एक बार आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा ताकि लोकेशन पता चले कौन सा नदी कहाँ से जा रही है और कहाँ पे गंगा नदी में मिल रही है। करने वाले हैं नदी उद्गम स्थल कहाँ से है और मुहाने कहाँ पे है और बिहार में कितनी लंबाई है। तो गंगा की अगर बात करें तो ये जो उत्पत्ति होती है गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड में। ठीक है, बंगाल के खाड़ी में जाके ये मिल जाती है, 445 किलोमीटर डिस्टेंस जो है तय करती है बिहार में। दूसरा है घाघरा, ये तिब्बत से निकलती है और ये गंगा में आके मिल जाती है सारण में, और 83 किलोमीटर का डिस्टेंस बिहार में तय करती है। और तीसरा है गंडक नदी, ये नेपाल से निकलती है, गंगा में मिल जाती है सोनपुर में, और 260 किलोमीटर का दूरी तय करती है टोटल बिहार में। नेक्स्ट नदी है बूढ़ी गंडक, ये सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है और गंगा में मिल जाती है खगड़िया में, और 320 किलोमीटर का दूरी तय करके। बागमती नदी है, ये महाभारत श्रेणी नेपाल से उत्पत्ति होती है इसकी, कोसी में जाके मिल जाती है और 394 किलोमीटर दूरी तय करती है। अगला है कमला नदी, ये महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है, कोसी में जाके मिल जाती है। ठीक है, कोसी नदी गोसाई स्थान नेपाल से उत्पत्ति होती है इसकी, और गंगा में जाके मिल जाता है कुर्सेला कटिहार के आसपास, 260 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है बिहार में ये। महानंदा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलती है और गंगा में मिल जाती है मालदा में जाके। उसके बाद है कर्मनाशा, ये जो है दक्षिणी बिहार की नदी है, ये विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है और गंगा में मिल जाती है चौसा के पास। सोन नदी सभी को पता होगा, ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकल के गंगा में मिल जाती है दानापुर के पास। पुनपुन कहाँ से निकलती है, झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और ये गंगा में मिल जाती है फतुहा के पास। फाल्गु या निरंजना नदी, ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है, पुनपुन नदी के साथ गंगा में ये मिल जाती है। आगे है अजय नदी, ये जमुई से निकलती है और गंगा में जाके मिल जाती है पश्चिम बंगाल में। क्यूल नदी है, ये हजारीबाग से निकलती है झारखंड से और गंगा में मिल जाती है लखीसराय में। सकरी नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और क्यूल नदी के साथ ये गंगा में मिल जाती है।
यहाँ पे अब एक एक नदी को हम लोग देखेंगे और उसकी विशेषता क्या है वो सब हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पे गंगा नदी। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी टोटल लंबाई की अगर हम लोग बात करें, जहाँ से उत्पत्ति होती है बंगाल की खाड़ी तक की, तो 2525 किलोमीटर ये दूरी तय करती है, जिसमें बिहार में 445 किलोमीटर दूरी तय करती है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों मिल जाती है और दोनों मिलने के बाद ये नदी का नाम हो जाता है गंगा। गंगा नदी बिहार के सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का आधार है। आगे है गंगा नदी बिहार में बक्सर में चौसा के समीप प्रवेश करती है बिहार में, और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार से बाहर निकल जाती है, पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इस दौरान गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। तो ये याद रखिएगा, बिहार के 12 डिस्ट्रिक्ट से गंगा नदी बहती है। बिहार में गंगा नदी सर्वाधिक लंबाई जो है पटना जिले में है, और गंगा की सहायक नदी घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन, ये आदि नदी जो है ये मेन नदी है जो सहायक नदी है इसकी। जबकि महानंदा और अजय बिहार से बाहर जाके गंगा में मिलती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी या पद्मा नदी कहा जाता है, और अंततः ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। दूसरा इम्पोर्टेंट है घाघरा नदी। घाघरा नदी मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है, बिहार के सिवान में ये प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में जाके ये गंगा से मिल जाती है। अन्य नाम इसका है, घाघरा का सरयू कहा जाता है, ठीक है, मैदानी भाग में, और गोगड़ा या करनाली नेपाल में कहा जाता है घाघरा नदी को, ठीक है। इसकी सहायक नदी है राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी एवं सेती, ये सब नदी है घाघरा नदी की सहायक नदी। नेक्स्ट नदी है गंडक नदी। ये है गंडक नदी, नारायणी नाम से जाना जाता है मैदानी क्षेत्र में, या फिर अगर हम लोग नेपाल में बात करें तो इसकी सप्तगंडकी या फिर शालिग्राम नदी के नाम से जानते हैं हम इसको। गंडक की मुख्य शाखा जो है धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणी को पार करते समय गौर्ज बनाती है, ठीक है। गौर्ज मतलब दो पहाड़ों के बीच काटते हुए नदी निकलती है। बिहार में भैंसा लोटन, जो कि पश्चिम चंपारण की एक जगह है, यहाँ पर प्रवेश करती है ये बिहार में। यह नाम याद रखिएगा, गंडक नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, तो पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट से भैंसा लोटन जगह से। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदी है काली गंडक, त्रिशूल एवं बूढ़ी गंडक। इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थर को शालिग्राम कहा जाता है। अगला नदी है बूढ़ी गंडक, और बूढ़ी गंडक में क्या है, सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिम भाग से निकलकर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिले में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी में जाके मिल जाती है। इसका अन्य नाम है सिकरहना, ठीक है, ऊपरी भाग में कहा जाता है। इसकी सहायक नदी है मसान, बलोड़, तिउल और धनौती। बात करेंगे बागमती नदी की। यह नेपाल के हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है। यह बिहार में सीतामढ़ी में बिहार में प्रवेश करती है, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से। अंत में गंगा नदी में ये विलीन हो जाती है। पहले ये बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब ये कमला नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। कमला नदी में मिलती है, फिर जाकर कोसी नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है लाल बकिया, लखदई और मनोहरा, अधवाड़ा एवं विष्णुमती। ये सब नदी छोटी छोटी नदी है जो कि सहायक नदी है बागमती की। अब है अगला नदी, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, कोसी नदी। यह नेपाल के उत्तर पूर्वी में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में सप्तकोशी भी कहा जाता है, क्योंकि यह 7 धाराओं से मिलकर बनती है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिला में प्रवेश करती है तथा कुर्सेला में ये जाके गंगा में विलीन हो जाती है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है, मतलब इसी के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए इसे बिहार का शोक नदी या बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदी है अरुण, तमोड़, लिखो, दूधकोशी, तामाकोशी, इंद्रवती, ये सब नदी जो है, और सुनकोशी, ये सब प्रमुख नदी है जो कि कोसी की सहायक नदी है। अगला नदी है महानंदा, और ये बिहार का सबसे पूर्वी नदी है। यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से निकलती है, पहाड़ियों को काटते हुए किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए ये मालदा पश्चिम बंगाल में जाके गंगा से मिल जाती है।
यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। इसकी सहायक नदी है पनोड़, नागढ़, बालासर एवं मेची। ये सब नदी थी महानंदा की प्रमुख नदी। कर्मनाशा नदी है, इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है और यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती हुई चौसा बक्सर में गंगा से जाके मिल जाती है। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी माना जाता है कि इसमें अगर नहा लेंगे तो आपका कर्म जो है नाश हो जाएगा। महत्वपूर्ण नदी आता है दक्षिणी बिहार की सोन नदी। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से के मैकाल श्रेणी से निकलती है और रोहतास बिहार एवं गढ़वा जिले उत्तराखंड के बीच ये बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए ये मनेर दानापुर में आके गंगा में ये मिल जाती है। सोन नदी के बारे में अगर कहा जाए तो ये यमुना के बाद जो है गंगा की दूसरी सबसे दक्षिणी सहायक नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है रिहांद, कन्हाड़ एवं उत्तरी कोयल जो है ये सोन नदी की सहायक नदी है। सोन नदी पर देहरी बांध है रोहतास में, इंद्रपुरी बैरेज है रोहतास में, बाणसागर बांध है मध्य प्रदेश में। सोन नदी पर बने नहरों ने रोहतास भोजपुर के सूक्ष्म मैदानी क्षेत्र को बिहार का मुख्य चावल का उत्पादक क्षेत्र बनाया। उसके बाद है पुनपुन नदी। ये झारखंड के पलामू जिला के छोटा नागपुर पठारी से निकलती है तथा बिहार और औरंगाबाद और जहानाबाद होते हुए फतुहा में गंगा से आके मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है मोरहर, उसके बाद मादर और दरधा आदि जो है इसकी सहायक नदी है। यह दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है पुनपुन। उसके बाद है यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फाल्गु नदी की। यह हजारीबाग के पठार से निकलती है और लीलागंज, निरंजना तथा मोहाना नदियों से मिलने के बाद और अंततः गया होते हुए पुनपुन नदी में ये जाके मिल जाती है और बाद में वो जो है पुनपुन जो गंगा नदी में आके मिल जाती है फतुहा में। गया में फाल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है, जहाँ पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थयात्री आते हैं। फाल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया जिसका नाम है गयाजी डैम। अब फाल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक लिस्ट है और यहीं पे उसके बाद हम लोग ख़त्म करेंगे आज का सेशन। तो बिहार के नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन कौन से है बिहार का, ये हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला है यहाँ पटना। पटना कहाँ पर स्थित है? पटना गंगा नदी किनारे स्थित है। और सोनपुर, ठीक है, सोनपुर भी कहाँ? गंडक नदी के किनारे स्थित है। मोकामा है गंगा नदी के किनारे। मुंगेर भी है गंगा नदी के किनारे। भागलपुर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। बक्सर जो है ये भी गंगा नदी के तट पर। छपरा घाघरा नदी के तट पर और हाजीपुर गंडक नदी के तट पर बसा हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले बाकी, जैसे मुजफ्फरपुर ये बूढ़ी गंडक नदी के तट पर है। खगड़िया ये भी बूढ़ी गंडक नदी के तट पर। समस्तीपुर बसा हुआ है बूढ़ी गंडक नदी के तट पर। दरभंगा बागमती नदी के तट पर। गया जो है ये फाल्गु नदी के तट पर। और फतुहा जो है पुनपुन नदी और गंगा नदी के तट पर ये जो है वहाँ पे मिलन स्थान पर बसा हुआ है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा सेशन तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और जो नए लोग देख रहे हैं वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी। धन्यवाद।